गई थी, मेरा कुछ इलेक्ट्रिसिटी इशू था इस वजह से। ठीक है, तो कल हो जाएगा ये तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारा जो संडे में टेस्ट है वो केमिकल बॉन्डिंग का है, राइट? यस मैम। तो केमिकल बॉन्डिंग आप सबको पता है अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है ना, अपने कम 12 लेक्चर लगा दिए थे उसको कंप्लीट करने में। तो मैंने आपको एक असाइनमेंट भेजा है उसका, अगर किसी ने देखा हो आज। यस मैम। यस मैम भेजा। कितने बच्चों ने देखा, एक बार हैंड रेज कीजिए। ओके ठीक है, 17 बच्चों में से 13-14 बच्चों ने देखा है, 3 ने अभी भी नहीं देखा। ओके सो मैंने आप लोगों के ग्रुप में नीचे कर लो बेटा हाथ, मैंने ना आप लोगों के ग्रुप में एक असाइनमेंट शेयर किया है, उसमें 50 क्वेश्चंस हैं केमिकल बॉन्डिंग के। तो आई होप आप लोगों ने रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया होगा। अगर आपको लगता है कि हमारा रिवीजन तो डन है केमिकल बॉन्डिंग का, तो यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम दैट असाइनमेंट। ठीक है, अगर नहीं है तो फर्स्ट यू नीड टू रिवाइज केमिकल बॉन्डिंग फ्रॉम योर नोट्स। ठीक है, अब आप मेजर मेजर टॉपिक रिवाइज कर लीजिए। जैसे आपका देखो आएगा तो पूरे चैप्टर में से ही आएंगे क्वेश्चन, है ना, पूरे चैप्टर में से आएंगे क्योंकि एक ही चैप्टर है और एग्जामिनर को बनाने हैं कितने क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन डालने हैं, है ना। तो 45 क्वेश्चन पूरे ही चैप्टर में से डालेगा। ठीक है, बट फिर भी जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब आपको मैंने बताए ही हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, डायपोल मूवमेंट हो गया, है ना, और कौन सा हो गया अपना बताओ, VSCPR, MOT। MOT हो गया। ठीक है, ये 5 एक टॉपिक है जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनको तो आपको बहुत ही अच्छे से रिवाइज करना है और करना स्टार्ट कर दो। देखो आज तो थर्सडे है, अब मैंने आज सुबह ही दे दिया था, किसी ने करना स्टार्ट किया उसको, किसी ने करना स्टार्ट किया है? ओके अभी तक किसी ने नहीं किया, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोग वो अभी तो शायद आज करोगे भी नहीं क्योंकि 2 क्लासेस हैं, तो कल करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको स्कूल में करना है, स्कूल में करो, कुछ क्वेश्चन जैसे करना है वैसे करो, बट करो। ठीक है, 50 क्वेश्चंस है और 1 घंटे में ही हो जाएंगे वो, क्योंकि थ्योरी है, न्यूमेरिकल तो वैसे भी नहीं है उस चैप्टर में, समझ रहे हो। तो आप लोग अगर रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपका टेस्ट भी अच्छा जाएगा। ठीक है, उसकी आंसर की मैं जो जो मेरे को करके भेज देगा मैं उसको आंसर की शेयर कर दूंगी। ठीक है, भेजा तो मैंने रिडॉक्स का भी था, बट उसमें मेरे पास एक दक्ष का रिस्पॉन्स आया था, और किसी ने किया रिडॉक्स का, रिडॉक्स किया किसी और ने? तो तुम लोगों ने क्या मस्ती मारी थी उस दिन, 1.5 घंटे की क्लास मैंने नहीं ली थी तब? तुम लोग तो फिर बड़े ही खराब हो। रह गए। क्या कह रही हो हिमांशी? मैम कर लिया है, बस 1-2 क्वेश्चन रह रहे हैं। ठीक है, बाकी बच्चों ने करे ही नहीं, मतलब हद। मैम आधा हुआ है मेरा। मैम आधा हुआ है। मैम आधे ही किया है अभी। अच्छा मेरा भी हाफ ही मैं हुआ है। मतलब अभी मेनली केमिकल बॉन्डिंग की प्रिपरेशंस कर रही हूँ। अभी तो वही करना है, अभी Yes, तो ma'am. छोड़ ही दो रिडॉक्स, अभी नहीं करो, फिर उसको अपना PDF को कहीं पे सेव कर लो, है ना। जब रिडॉक्स का टेस्ट होगा तभी करना उसको, वो तो मैंने इसलिए दिया था क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास नहीं थी, तो तुम कुछ बैठ के पढ़ लो, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने क्या किया उस टाइम पे, बट अभी केमिकल बॉन्डिंग करो फिर। ठीक है, चलो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपन। लेक्चर नंबर 2 है ये अपना। हाँ ठीक है, ठीक है मेरा बेटा। तो आज हम क्या कंप्लीट कर लेंगे, आज हम बोरोन फैमिली के जो बाकी के अपने टॉपिक्स बचे हुए थे ना उसको कंप्लीट कर लेंगे। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि ये चैप्टर बहुत ही रिड्यूस हो गया है ना। पहले जो पी ब्लॉक हुआ करता था वो बहुत ही लेंदी चैप्टर हुआ करता था, है ना। अब बहुत सारे टॉपिक्स उसने रिड्यूस कर दिए हैं एनटी ने। ठीक है, बट अपन उसमें से भी कुछ कुछ पढ़ेंगे, हो सकता है कि क्वेश्चन वहां पे बन जाए। ठीक है, वेटेज आप लोगों को पता ही है, ये 2023 तक का वेटेज है। अगर मैं अब बात करूं क्योंकि सिलेबस मतलब पी ब्लॉक काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया, तो यू कैन एक्सपेक्ट एक क्वेश्चन बस 13 और 14 वाले ग्रुप से। ठीक है, एक क्वेश्चन 13 या 14 में से, और एक आपका आता है 12th में, उसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 क्वेश्चन।
ठीक है, 2 क्वेश्चन से बहुत ही रेयर चांस अब जाएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत ही ये छोटा कर दिया है। जब ये चैप्टर पूरा आया, बेटा माइक म्यूट करिए, जब ये चैप्टर पूरा आता था तब आते थे यहाँ से 3-4 क्वेश्चन तो आते ही आते थे। ठीक है, तो यस 2 क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए अपन 3 दिन में इसको निपटा दे रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए, आपको मेरे को कुछ क्वेश्चन करके दिखाने पड़ेंगे। ये आवाज किसकी आ रही है? हाँ, तो ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। तो सबसे पहले आप ये बताओ, बोरोन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, एंड स्टेटमेंट 2 आपको जो दी हुई है, स्मॉल साइज ऑफ B3 प्लस फेवर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ जी, कौन बताएगा? लव कुश, लव, जानवी, दक्ष, आलिया, रवीना, कौन बताएगा? मुझे बताओ। सलोनी क्या होगा बेटा? बिल्कुल नहीं पढ़ के आए तुम लोग जो पी ब्लॉक मैंने पढ़ाया था। तुम दक्ष आप बताइए बेटा। मैम स्टेटमेंट 1 करेक्ट है एंड सेकंड गलत है। ओके, स्टेटमेंट 1 तो ठीक है, बोरोन कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। स्टेटमेंट 2 क्यों गलत है? बिकॉज मैम जो B3+ है ना, ये एग्जिस्ट नहीं। मैम नहीं जो करता है। B3+ है ना, एग्जिस्ट नहीं करता है। एक सेकेंड, B3+ एग्जिस्ट नहीं करता है? ऐसे कैसे हो सकता है? B2O3 में बोरोन +3 में ही होता है भाई। मैम एग्जिस्ट तो करता है। लेकिन इसका ये फेवर क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाना फेवर करता है, क्योंकि जो फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एनर्जी का सम है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू दक्ष। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है ये। ओके मैम। एनसीईआरटी अगर लेके बैठे हो तो वहां पे देखो ये लाइन लिखी हुई है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है अपनी? ट्रू है। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। ठीक है, बोरोन का मैंने ये बोला था आप लोगों को कि बोरोन का साइज छोटा होने की वजह से जो इसकी फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एनर्जी का सम है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में विश्वास रखता है। ठीक है, फेवर करता है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। अरीशा नहीं आई अभी, आ जाएगी उसी। ओके, बोरोन डज नॉट फॉर्म BF63 नेगेटिव, इज दिस ट्रू हिमांशी? हाँ, जिसका हो रहा है वो हैंड रेस कर सकता है। और प्लीज रेगुलर रहो भाई क्लासेस में, आप लोग रेगुलर नहीं हो, कोई कुछ समझ नहीं आएगा अदरवाइज। और जीओसी में तो भूल के भी एब्सेंट मत हो जाना, पहले बता दे रही हूँ मैं सबको। लव आप बताइए। मैम दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स है? बोरोन बनाता है BF63 नेगेटिव? हमें तो BF3 बनाएगा ना। हाँ, तो लिखा क्या हुआ है? बोरोन डज नॉट फॉर्म। सॉरी मैम, ये ट्रू है और नीचे वाला फॉल्स है। फिर पढ़ो नीचे वाला। मैम मैं नीचे वाला भी सही होना चाहिए, मैम नीचे वाला क्योंकि भी तो ट्रू है। BF4 नेगेटिव बनाता है। वाला यस मैम। बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p1 होती है, राइट? यस यस मैम। मैम। ठीक है ना, तो इसके पास खाली जगह है, तो ये ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम, आपकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 तक जा सकती है। ये नहीं सुना तुम लोगों ने? BF4 नेगेटिव। यस मैम सुना है। यस मैम सुना है। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी? एक S का यूज करेगा, 3 P का करेगा, तो 4 हो जाएगी ना मैक्सिमम कोवेलेंसी। यस मैम। इसके पास क्योंकि वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, तो ये अपनी कोवेलेंसी को 6 तक नहीं लेके जा सकता है।
इसीलिए फर्स्ट वाला भी बिल्कुल ठीक है, इन्होंने कहा बोरोन डज नॉट फॉर्म BF63 नेगेटिव एंड मैक्सिमम कोवेलेंसी नंबर ऑफ बोरोन इज 4। बेटा ये ऐसा चैप्टर नहीं है कि तुम क्लास में पढ़ जाओगे तो खत्म कहानी, आपको घर जाके एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, मैं पहले बता रही हूँ तुम लोगों को। ये वो वाला ये, क्योंकि इनऑर्गेनिक का चैप्टर और पी ब्लॉक सबसे, मैं पर्सनली मुझे खुद भी बहुत ज्यादा ये पसंद नहीं है चैप्टर, क्योंकि बहुत बोरिंग है चैप्टर और बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर को, तब जाके तुम इसमें से नंबर ले सकते हो, अदरवाइज फंस जाओगे, क्योंकि वो क्वेश्चन तो घुमाएगा। लेकिन अगर तुमने पढ़ा हुआ है, इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस चैप्टर का, अगर बच्चे ने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो 200% वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकता है, और अगर नहीं पढ़ा तो नहीं करके आएगा। समझ रहे हो, ये वैसा चैप्टर है कि अगर क्वेश्चन देखा, पढ़ा हुआ है तो लगा के आ जाओगे टिक मार्क, नहीं पढ़ा तो नहीं, ऐसा वाला चैप्टर है। तो इसीलिए इसको ढंग से पढ़ लो, अच्छे से, जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ लो, सफिशिएंट है। ओके सो मैंने कल आपको जब अपनी लास्ट क्लास थी तो मैंने इस टेबल में से काफी सारी चीजें आप लोगों को बताई थी, एक बार मैं फटाफट उसका रिवीजन करवा दे रही हूँ, इधर आओ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए इसकी, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सबकी कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, और ये भी मालूम होना चाहिए कि गैलियम, इंडियम और थैलियम में क्या होता है, डी और एफ में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। क्लियर है? उसके अलावा एटॉमिक रेडियस में हमने देखा था कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम से गैलियम में घट रहा है ना, बोलो। यस मैम। ठीक है, यस मैम। यस। तो यहाँ पे आपको घट रहा है और यहाँ पे देखो ये बाकी सब सही है, तो ऑर्डर होना चाहिए ये बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सेप्शन आ जाती है, यहाँ पे गैलियम आ जाता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम आ जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। रीजन क्या बताया था मैंने इसका, पता है? क्योंकि इसमें डी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है डी ऑर्बिटल में, जिसका क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। अब थैलियम में भी तो मैम एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है, फिर उसकी कम क्यों नहीं हो रही? उसकी कम हुई है लेकिन वो 170 तक पहुंच गई, स्टिल ये 167 से ज्यादा है। इसीलिए ग्रुप नंबर 13 में एटॉमिक रेडियस में सिर्फ एल्यूमिनियम और गैलियम में ही एक्सेप्शन है। क्लियर हुआ ये वाली चीज? ठीक है। यस मैम। उसके बाद आयनिक रेडियस को आपको नहीं करना है। आयनाइजेशन एनर्जी में तो मैंने तुम लोगों को W बता दिया था, अब तो सबको हो भी गया होगा। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इन थैलियम, ठीक है, ये हमने देखा था, सबसे ज्यादा बोरोन की, फिर थैलियम की, फिर गैलियम की, और फिर एल्यूमिनियम की, और फिर इंडियम की हुआ करती थी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बता दिया था क्या मैंने? यस मैम। यस मैम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो डिक्रीज हुई, ये बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, ठीक है। तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, किसी को याद है? अपने नोट्स खोलो या एनसीईआरटी जहां पे भी तुमने लिखा हुआ था, मुझे बताओ। तुम लोग भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो, वरना हम आएंगे। हाँ बोलो पूर्वा। मैम आपने एक एक्रोनिम लिखवाया था, भालू थालू इंडिया गए आलू लाने। बालू थालू इंडिया गए आलू आलू लाने। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? देखो बोरोन की है, फिर उसके बाद देखो थैलियम की है, फिर इंडियम की है, फिर गैलियम की है, और फिर एल्यूमिनियम की है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये ध्यान रखना था, बालू थालू इंडिया गए आलू लेने, यही आएंगे पेपर में। आपसे पूछेंगे नीट में, मतलब मैं फाइनल एग्जाम की बात कर रही हूँ, कि बताओ इनमें से ग्रुप 13 के लिए कौन सा करेक्ट ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। एक बार बताओ, ये कैसा सवाल है? जिसने पढ़ा होगा वही बताएगा, जिसने नहीं किया वो तो छोड़ के ही आ जाएगा ना। तो ये यहाँ ये चैप्टर भी कंपटीशन क्रिएट करता है। कुछ बच्चे इस चैप्टर को पढ़ के ही नहीं जाते, ऐसे बोले अरे मैम इतना गंदा चैप्टर है ना, भाई यार चैप्टर हम तो नहीं पढ़ के जाएंगे। लेकिन अगर हमने ढंग से पढ़ लिया ना, सलीके से पढ़ लिया, बढ़िया, सारे आंसर तुम्हारे ठीक होने हैं। डेंसिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं थी, इंक्रीज हो रहा है मास के साथ। मेल्टिंग पॉइंट मैंने बोला था, याद रखेंगे, बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा और सबसे कम किसका था? गैलियम का था, ठीक है।
यस मैम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना था। ठीक है, उसके बाद मैंने और क्या बताया था, ये करा दिया था क्या, ये हो गया था, ये देखो यस मैम। ये वही है जो भी मैंने तुम्हें लोगों को बताया। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद इनर्ट पेयर इफेक्ट भी बता दिया था मैंने तुम लोगों को। यस मैम। यस मैम। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या था कि जैसे जैसे तुम नीचे जा रहे हो बेटा, जो एस इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेट करने की क्षमता है वो कम होती जाएगी, और पी इलेक्ट्रॉन्स के देने की जो पी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप इजिली डोनेट कर सकते हो, या मैं बोल सकती हूँ जो पी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, द रिलेक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इसी को ही इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। इनर्ट मतलब रिएक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि आपके ये स्कूल के एग्जाम में आई गेस नहीं है ना, ये तुम्हारे स्कूल में ही चैप्टर। नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो आपसे कोई डेफिनेशन, बुक में भी नहीं है मैम। हाँ जी सलोनी, बुक में भी नहीं है मैम चैप्टर। हाँ ये तुम्हारे नए वाली एनसीईआरटी में नहीं, नए वाले में नहीं है, पुराने वाली में है। यस मैम, नए वाले में नहीं है और ना स्कूल के सिलेबस में। हाँ, तो मैंने शायद तुम लोगों को बोला था मैं शेयर कर दूंगी एनसीईआरटी, यस बट मैम, आपने पीडीएफ शेयर करने को कहा था एनसीईआरटी का। नहीं किया ना, तो मेरे को अब क्लास के बाद एक बच्चा याद दिलवा देगा। ठीक है ओके मैम। चलिए, ओके तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में हमने क्या किया था याद करो। अगर मैं बेटा बोरोन और बात करूं, बोरोन +3 में और बोरोन +1 में है, तो बोरोन की जो +3 वाली स्टेट होगी वो ही ज्यादा स्टेबल होगी। अगर मैं बात करूं बेटा एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम में भी +3 वाली ज्यादा स्टेबल होगी +1 से। अगर मैं बात करूं गैलियम की, तो उसमें भी +3 वाली स्टेबल होगी +1 से, क्योंकि दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रही है मुझे ग्रुप 13 में, +1 और +3। ठीक है, और अगर मैं इंडियम की बात करूं, उसमें भी +3 ज्यादा स्टेबल होगी +1 से। लेकिन अगर मैं थैलियम की बात करूं तो उसमें +1 वाली ज्यादा, +1 ज्यादा। क्योंकि मैंने कहा था जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो लास्ट वाले एलिमेंट पे ही क्या करता है, प्रीडोमिनेंटली लगता है। ठीक है, इसीलिए थैलियम +1 ज्यादा स्टेबल है +3। क्लियर है ये वाली बात। और जो गैलियम, इंडियम और थैलियम ये +3 और +1 दोनों ही दिखा सकते हैं। ठीक है, जबकि बोरोन और एल्यूमिनियम +3 ही दिखाएंगे, +1 नहीं दिखाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर थैलियम आपका +1 में है तो वो किसकी तरह बिहेव कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, सोच के बताओ। यस मैम। बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट इज व्हाट, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे, तो ये +3 में भी जा सकता है। ठीक है, और अगर मैं थैलियम +3 की बात करूं तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, बोलो। लेकिन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्यों, क्योंकि ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा। बिकॉज थैलियम +3 थैलियम +1 में जाना चाहेगा, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर होगा। क्लियर है, यही एनसीईआरटी यहाँ पे लिखती है। ठीक है जी, हो जाएगा। यस मैम। चलिए, ओके, इसके बाद यहां तक हमने कर लिया था। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ है क्या ना, ये हो गया था हमारा। आगे चलते हैं, उसके बाद हम आते हैं आगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे सारे बच्चे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्राइवेलेंट स्टेट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम in a molecule of the compound of these elements just like boron BF3 वो 6 है। सबको दिख रहा है कि अगर मैं BF3 की बात करूं तो इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं, और इसको हम लुईस एसिड भी बोलते हैं। लुईस एसिड मतलब क्या होगा, लुईस एसिड का मतलब होगा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया है, क्योंकि इनके पास वेकेंट p और वाइटल होता है। अभी मैंने दिखाया था बोरोन के पास 2s2 2p1 होता है। देखो इधर,
ठीक है, ये इसका ग्राउंड स्टेट है। अगर मैं एक्साइटेड स्टेट ले लूं तो ये होगा। तो आप देख रहे हो इसके पास एक क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में हम ऐसे ही तो करते थे ना, याद करो, भूल ना जाना। ठीक है, तो इसके पास क्या है, एक खाली ऑर्बिटल है। तो उसी खाली p ऑर्बिटल में ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया हुआ है BCl3 का, ध्यान से देखेंगे। BCl3 भी तो क्या होगा, लुईस एसिड है, इसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं अमोनिया ले लूं बेटा, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये देना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसको हम लुईस बेस भी बोलते हैं। ये आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, लुईस एसिड बेस थ्योरी। और ये क्या है, यस मैम, इलेक्ट्रॉन आपने चैप्टर 4 में भी पढ़ाया था बैक बॉन्डिंग में। यस। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसके वेकेंट p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो पहले ये तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग में भी इंपॉर्टेंट है, मैंने वहीं, जैसे आलिया बोल रही है, मैंने वहां पे बताया था। पहले ये बोरोन sp2 है, लेकिन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट या आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिंग कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो देखो चेंज हो गई है, sp3 में हो गई है। ये तुम्हारा नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आया समझ में? पहले ये sp2 था, बट जैसे ही अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन दिया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो आप देख रहे हो sp2 से sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन भी आपके नीट में आ चुका है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो रोक दो मुझे, नहीं तो आगे चलेंगे। नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम? पूर्वा, सौरभ, सलोनी, लव कुश, मैम दक्ष, क्लियर है। बढ़िया। गिव मी क्लियर थम्स है। अप, बस झूठी हाँ ना बनना। श्रीपर्णा, रवीना, रिया, ठीक है, मैम क्लियर है। बहुत बढ़िया बेटा। अब उसके बाद यहाँ पे एनसीईआरटी में तुम्हें डायग्राम बना के, मैं फिर बोलूं एनसीईआरटी में मार्क करते जाना कि मैम कौन कौन से टॉपिक करा रही है, अगर तुम्हारे पास है तो, वरना जब मैं एनसीईआरटी शेयर करूंगी तो आपके पास नोट्स तो होंगे, उसमें आप मार्क कर लीजिएगा कि मैम ने कौन से टॉपिक कराए, क्योंकि आपको को सब कुछ नहीं पढ़ना इस चैप्टर में। तो यहाँ पे Al2Cl6 का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब जो AlCl3 है बेटा, वो भी इलेक्ट्रोडेफिशिएंट है, तो वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या बना लेता है, डाइमर बना लेता है। मतलब दो AlCl3 के मॉलिक्यूल आपस में मिलके क्या कर लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं। अब BCl3 थोड़ी ना डाइमर बना सकता था, क्योंकि वो तो ज्यादा अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर ही नहीं सकता। बोलो क्या कहते हो? वो डाइमर नहीं बना पाएगा। एक सेकेंड। हाँ, मैं क्या कह रही थी, BCl3 B2Cl6 नहीं बना पाएगा, लेकिन अगर मैं BH3 की बात करूं, अभी आगे चल के मैं तुम्हें बताऊंगी, BH3 जिसका नाम, जो BH3 है वो भी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है। बोरोन के पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये भी क्या बनाता है मेरा बेटा, डाइमर बनाता है। और तुमने सुना होगा डाइबोरेन, B2H6 सुना होगा तुम लोगों ने, ठीक है। इसका भी स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। तो पहले मैं तुम्हें Al2Cl6 का बता रही हूँ, फिर मैं तुम्हें B2H6 बताऊंगी। ये B2H6 बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर पेपर में काफी बार आता है। तो मैंने यहाँ पे दो चीजें बोली, पहला कि अगर तुम्हारा BCl3 है तो वो एडक्ट बनाएगा अमोनिया के साथ, वहां पे वो B2Cl6 नहीं बनाएगा, ठीक है, वो स्टेबल नहीं होगा बनाएगा तो। गेटिंग माई पॉइंट? और ऐसे ही BF3 है, वो भी B2F6 नहीं बनाएगा, अगर तुम सोच रहे हो तो, ठीक है। जो हमारा AlCl3 है वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या बनाएगा, डाइमर बनाएगा, विच इज योर Al2Cl6। अब मैम ये बना कैसे, आओ मैं बताती हूँ ये कैसे बना। इधर आओ, आप मुझे बस ये बताइए, एल्यूमिनियम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कौन बताएगा? मैम 3। ओके, 3 होते हैं मैम। पक्का? यस मैम। यस मैम, 3 होंगे। वेरी गुड, 3 होंगे। तो मैं इसको ऐसे दिखा दूं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। क्लोरीन के पास क्या होता है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस मैम। यस मैम। ठीक है,
ठीक है, मैं 7 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखा रही हूँ, देखना। ठीक है, और इस पे भी 7 इलेक्ट्रॉन में दिखा ही देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी दिखा देती हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं बना के देती है स्ट्रक्चर। हो गया, चलो। अब क्लोरीन को कितने कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक एक की जरूरत है। तो यहाँ पे क्लोरीन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, देख रहे हो, एल्यूमिनियम ने भी, और इसने भी इसके साथ बना लिया। ठीक है, बोलो। और इसने भी बना लिया इसके साथ, इसने बना लिया। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए भाई, क्लोरीन को एक एक चाहिए था, इसने एक एक एल्यूमिनियम से शेयर कर लिया और हो गया। अब बात आती है कि मैम ये एल्यूमिनियम का क्या करें, है ना, ये एल्यूमिनियम का क्या करें? तो यहाँ पे देखो, ये एल्यूमिनियम और क्लोरीन का ये एक इस तरीके से बॉन्ड बना लेता है, और ये एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को एक चाहिए ना, तो ये इस तरीके से कर लेता है। क्या यहाँ तक समझ में आया तुम लोगों को? यस मैम। यस मैम। कोई Yes, दिक्कत ma'am. नहीं? ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है। अब एल्यूमिनियम ने अपने 3 बॉन्ड तो बना लिए, लेकिन ये तो स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि एल्यूमिनियम ने 3 बना रखे हैं, स्टिल इसके पास क्या है, वेकेंट और वाइटल है। तो अब क्या होगा यहाँ पे? तो अब यहाँ पे क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कैसे? जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना क्लोरीन के, ये इसको ऐसे डोनेट करते हैं, और इस वाले एल्यूमिनियम को ये वाले क्लोरीन के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करते हैं। इस तरीके से बनता है। और जो ये बना ना, इधर देखो, इधर देखो, इधर ये दूसरे कलर से दिखाती हूँ, ये वाला देखो इधर, इसको हम पता है क्या बोलते हैं? 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलते हैं मेरा बेटा? 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन। वाई 3 सेंटर्ड? दिख रहा है आप सभी को? इधर आओ, 1 2 3, 3 है ना, एल्यूमिनियम क्लोरीन एल्यूमिनियम, ये 3 सेंटर है। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ? 1 2 3 4, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. ये जो नीचे वाला है वो भी क्या होगा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो Al2C6Cl6 में आपसे पूछेगा कि बताओ भाई कौन सा इलेक्ट्रॉन हो, कौन सा इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वहां पे ऑप्शन होगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। तो आपको बताना है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं इनकी बात करूं, ये वाले जो है ये तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, Cl और Al 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो यहाँ पे टोटल Al2Cl6 में मेरा बेटा क्या हुआ? 2 तो हमारे पास क्या है, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 हमारे पास क्या है मेरा बेटा, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हुई ये बात? बोलो। यस मैम। ठीक है, अच्छा। यस मैम। अब ये तो हमारे नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, रुक जाओ आफ्ताब, ये तो हमारे नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है जैसे बन रहा है शेयरिंग से। ठीक है मेरा बेटा, बनाना बॉन्ड मत बोल देना, बनाना बॉन्ड इज समथिंग डिफरेंट, वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। ये जो हमारी बन रही है इसको हम बोलते हैं ब्रिजिंग बॉन्ड, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है AlCl में, उसका बॉन्ड लेंथ 206 पिकोमीटर है, और जो ये ब्रिजिंग बॉन्ड है AlCl वाला, देख रहे हो आप, ये 221 पिकोमीटर है। यानी कि जो ये वाले बॉन्ड्स हैं वो क्या है, बड़े हैं नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्लियर है? यस मैम। पहली चीज होगी। दूसरी चीज, जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है इनमें AlCl Al के बीच जो एंगल है वो 118 डिग्री, आपको एंगल नहीं याद रखना कितना है। और जो ये ब्रिजिंग है इसमें जो AlCl का एंगल है वो 79 है, यानी कि जो ब्रिजिंग वाले एंगल है वो कम है नॉर्मल कोवेलेंट से, और जो ब्रिजिंग बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये 2-3 चीजें आपको क्या करनी है मेरा बेटा, ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्योंकि ये पेपर में आ सकता है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ टीचर्स केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाते हैं। ठीक है, बट मैंने ये तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ाई है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। हाँ अब बोलो, क्या नाम है आफ्ताब, क्या कह रहे थे?
मैम ये एक बार 4 समझा दीजिए मैम। 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन मैम, इसका समझ नहीं आया मैम। क्या? मैम Al2 C6 में लिखा हुआ है ना नीचे 4 2 सेंटर, वो वाला समझ नहीं आया मैम। एक ये है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये है 2 3 4, यही तो लिखा हुआ है। यस मैम। अरे ये 2 सेंटर ही तो हैं, एक क्लोरीन का सेंटर, एक क्लोरीन का न्यूक्लियस, एक एल्यूमिनियम का, और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हैं? 2 ही तो है। यस मैम। अभी लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, इतना हो गया सबको क्लियर? स्लाइड बाय स्लाइड चलते जाना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बेटा, वो बोल रहा है एनसीईआरटी कि जो ट्राइवेलेंट स्टेट में मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट तो है ही और हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। हाइड्रोलाइज का मतलब क्या है? वाटर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। जैसे कि अगर मैं, मेरा बेटा, मेरे पास बोरोन है, ठीक है, अगर मान लो मेरे पास ये है BCl3, तो आपको पता है मेरे पास बोरोन में वैकेंट पी ऑर्बिटल है। बोलो क्या कहते हो? अगर मैं इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराऊं तो वाटर क्या करेगा? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो दे देगा वैकेंट पी ऑर्बिटल में। तो यानी कि BCl3 की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी ना? बोलो क्या कहते हो? हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. देखो, वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर किसी को तो डोनेट करेंगे, क्योंकि बोरोन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है तो वो दे देगा। तो जिसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है वहां पर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। जैसे एल्यूमिनियम के पास मेरा बेटा क्या है, AlCl3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम के पास क्या है? एल्यूमिनियम के पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल, ट्राइक्लोराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस इन वाटर फॉर्म टेट्राहेड्रल MOH4 नेगेटिव स्पीसीज बनाते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो होगी मेटल की वो क्या होगी? sp3। देखना, अगर मान लो ये बना रहा है हमारा, इधर देखो क्या हाइब्रिडाइजेशन है बोरोन की? sp3 है ना? बोलो। Yes, ma'am. पहली चीज। दूसरी चीज क्या बोलता है? जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन, अगर तुम एक्वस कोई एसिडिक कंडीशन ले लेते हो एक्वस मीडियम में, तो वो देखो क्या बनाता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ पे देखो 6 कैसे बना रहा है? क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो वो अपनी कोवेलेंसी को 6 तक लेके जा सकता है। और एल्यूमिनियम H2O6 यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3d2 हो जाएगी। और ये भी तुम्हारा किसमें है? नीट का PYQ है। और अभी रिसेंट ये JEE 2024 में अप्रैल शिफ्ट में पूछा गया था। बस पता है क्या पूछा गया था? क्वेश्चन ये था कि एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्स, एक कॉम्प्लेक्स इंटीजर टाइप था, वो कह रहे थे एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंड उस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ठीक है, तो sp3d2 होगी इसकी। ठीक है जी? ठीक है, यस मैम। यस ओके। Yes, ma'am. कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पे बन गया है। इतना क्लियर हुआ? लेकिन ध्यान रखना, बोरोन नहीं बनाएगा ये। एल्यूमिनियम बना सकता है, गैलियम कर सकता है, इंडियम कर सकता है, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। बोरोन नहीं करेगा ये काम, वो नहीं 6 तक जा सकता, बेचारे के पास है ही नहीं डी ऑर्बिटल। यहाँ पे जो लिखा हुआ स्लाइड पे हो गया कवर? Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। यस मैम। करते जाना, जहां पे भी थोड़ा सा भी डाउट हो पूछ लेना। जैसे ये वाला क्वेश्चन नीट 2023 में आया था, इसको अटेम्प्ट करने का ट्राई करो। करो। शाबाश। आप हैंड रेज करिएगा, ठीक है। सिलेक्ट द एलिमेंट whose ट्राइहेलाइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म MH2O6 3 पॉजिटिव। बताओ भाई, इनमें से कौन हाइड्रोलाइज नहीं होगा इसमें? M इज योर मेटल, या यू कैन से M इज योर एलिमेंट, क्योंकि इसमें से कुछ नॉन मेटल भी होंगे, मेटलोइड भी होंगे, मेटल भी होंगे।
यस यस यस, सोरम ने कर लिया है, वेरी गुड। सलोनी, आफ्ताब, श्रीपर्णा करो, वेरी गुड। हरजिंदर, हरजिंदर आप बताइए। मैम बोरॉन। मैं बी फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, वेरी गुड बेटा। इसमें क्या, अभी तो बताया, अभी 2 मिनट पहले वाली चीज ही तुम नहीं बताओगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम के पास तो क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये अपनी कोवेलेंसी को 6 तक लेके जा सकते हैं, लेकिन बेचारे बी के पास तो है ही नहीं ना वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो कैसे बनाएगा हेक्सा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, बताओ। बोरोन इज द आंसर। ये भी नीट 2023 में आया था, इसको करो। हाँ, अरे ये पी ब्लॉक एनसीईआरटी में से ही आता है, बिल्कुल यूं का यूं। ये करो। रवीना प्लीज ट्राई कीजिए। लवकुश, अलीशा, श्रीपर्णा आप बताइए बेटा। मैम ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 स्टेबिलिटी बतानी है। सलोनी, अच्छा सलोनी ने तो बताया। सौरव, मैम नहीं बताया। मैम ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। सलोनी बताओ। मैम ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, सबका 1 आ रहा है क्या, देखो। यस मैम। यस यहाँ मैम। पे ना थोड़ा सा एग्जामिनर खेल गया था। कैसे, आंसर तो ठीक बताया तुम लोगों ने। देखो, अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो यहाँ पे थैलियम +1 में है और यहाँ पे +3 में, और हमें पता है थैलियम अगर +1 में होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो तुमने आंसर ठीक लगाया, बिल्कुल ठीक है। सेकंड में देखो, ये +3 में, ये +1 में, तो ये गलत है ना। और यहाँ पे ये +1 में, +3 में, हमें पता है +3 में ही होता है वैसे भी एल्यूमिनियम, तो ये भी गलत है। लेकिन ये थर्ड वाला देखो, हमें पता है इंडियम +3 ही ज्यादा स्टेबल होता है, तो इस हिसाब से हो सकता है कुछ बच्चे थर्ड भी लगा के भी आए थे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जामिनर खेल गया है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है पहली बात तो। हालांकि इंडियम जो है +3 में ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन जो ये आयोडाइड्स बनाता है ना, उसमें इंडियम का ये जो ट्राई आयोडाइड होता है वही ज्यादा स्टेबल होता है। ये कहीं पे यहाँ पे अपने नोट्स में मेंशन कर लो। समझ रहे हो आप मेरी बात? ओके मैम। क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में आ चुका है पहले, तो ध्यान रखना। वैसे तो इंडियम +3 में ही ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने। वैसे तो मैं क्या बोल रही थी, इंडियम +3 में ही ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन इस वाले केस में जो थर्ड वाला केस है उसमें इंडियम आयोडाइड जो कि इंडियम +1 में है वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इसको प्लीज अपने नोट्स में लिख लीजिए। तो ये भी अपने पास क्या होगा, गलत ही होगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ श्रीपर्णा बोलो बेटा। मैम ये फिर एक्सेप्शन हुआ उस केस का? हाँ, एक्सेप्शन की तरह लिख लो इसको, कहीं पे लिख लो, या लिख लो कि नीट 2023 में आया था। ये एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं है जहां पे उन्होंने ये मेंशन किया हो। वहां पे सिर्फ यही, इवन एनसीईआरटी में तो बहुत सारी चीजें हैं भी नहीं, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ, इंडियम +3 में ही ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन जो इंडियम का आयोडाइड है जिसमें इंडियम +1 में है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये अलग से कहीं पे लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। ओके मैम। अब जो बच्चे मैम फिर अगर एक मिनट रुक जा बेटा, अगर मान लो तुम्हारे पेपर में ऐसा आ जाता है तो मैम हम क्या करेंगे, तो आपको वहां पे फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट मार्क करना है, क्योंकि आप लोगों को ये तो मैंने बता दिया है कि थैलियम +1 में ही स्टेबल होगा, वो +3 में नहीं होता है। तो उसके हिसाब से ये वाला मार्क करके आना, नहीं तो क्वेश्चन को छोड़ के आ जाना, सीधी सी बात है। अब बोलो जो बोल रहा था कोई। मैम ये खाली आयोडीन के साथ एक्सेप्शंस होगी कि किसी और भी हेलोजन के साथ? आपको ये आयोडीन वाली याद रखनी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोबारा पेपर में रेयर चांसेस है बेटा।
ठीक है, आपको ये आयोडीन वाला ध्यान रखना है। ठीक है सौरभ, चलिए चलूं मैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होना था। यस मैम। आगे चलते हैं। अब वैसे तो केमिकल प्रॉपर्टीज तुम्हारे सिलेबस में मतलब नहीं है, बट हम ये करेंगे क्योंकि इसमें से काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डायरेक्ट पेपर में आने वाली है। देखो, अगर मैं बोरोन की बात करूं ना, अगर मैं बोरोन का क्रिस्टलाइन फॉर्म लेती हूँ, क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब तुमने सुना होगा, क्रिस्टलाइन मतलब होता है एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। ठीक है, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, एक ऑर्गेनाइज तरीके में क्या होती हैं, चीजें होती हैं। जैसे आपका सुना होगा तुमने क्रिस्टलाइन वर्ड तो आई होप सुना होगा, मैंने याद करो NaCl का तुम्हें बताया था, क्रिस्टल लैटिस है ना। तो उसमें क्या है, आप क्या करते हो, उसको Na+ को लगाते हो, फिर Cl नेगेटिव, Na+, Cl नेगेटिव। ठीक है, तो आप क्या है, एक ऑर्गेनाइज तरीके में लगा रहे हो। ऐसा नहीं आप Cl नेगेटिव के साथ Cl नेगेटिव लगा दे रहे हो, वो तो स्टेबल ही नहीं होगा फिर। ठीक है, वो अरेंजमेंट एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं होगा। तो क्रिस्टलाइन का मतलब होता है ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। तो जो बोरोन का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है ना, वो अनरिएक्टिव होता है क्योंकि वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो वो रिएक्ट नहीं करता है, पहली चीज तो ये। और अगर मैं बात करूंगी एल्यूमिनियम की, तो वो क्या करता है, एल्यूमिनियम अपने चारों ओर एक थिन ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से अगर कोई बंदा उस पर अटैक करने आएगा तो वो अटैक नहीं कर पाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? ये 2 पॉइंट्स क्लियर हुए आप लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am. बोरोन इज अनरिएक्टिव। ठीक है, साइज भी उसका छोटा है। ठीक है, आपको पता है B112 होता है, B12, B12 भी एग्जिस्ट करता है, आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर होता है इसका। हालांकि नीट में नहीं पढ़ाते हैं, बट यस B12 बोरोन की देख रहे हो, 12 बोरोन पूरा अरेंज होते हैं, आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर होता है, उस पे सर्च करना गूगल पे। ठीक है, तो बोरोन पहली बात है अनरिएक्टिव होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और एल्यूमिनियम भी क्या कर लेता है, अपने चारों तरफ एक लेयर सी बना लेता है कि अगर मान लो कोई बंदा रिएक्ट करना है तो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। 2 चीजें ये हो गई। तीसरी चीज आती है एमरफस। एमरफस मतलब क्या होता है मेरा बेटा? एमरफस का मतलब होता है ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं है, ऐसा बिखरा हुआ, इज कॉल्ड अमोर्फस। ठीक है, कुछ भी है कहीं से कहीं भी, पूरा अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है। तो जो अमोर्फस बोरोन और अमोर्फस एल्यूमिनियम होते हैं ना, अगर आप उनको हीट करोगे एयर में तो वो आपको 2 तरह के ऑक्साइड मिलेगा। अगर ऑक्सीजन के साथ करा रहे हो तो आपको E2O3 टाइप के ऑक्साइड मिलेंगे, और अगर आप, अब E यहाँ पे एलिमेंट हो सकता है आपका ग्रुप नंबर 13 का। ठीक है, अगर आप डाई नाइट्रोजन के, मैं फिर बोल रही हूँ, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर लिख लो आप कहीं पे, क्योंकि बाद में जाके ये दोबारा समझाने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको मैं तरीका भी बता रही हूँ किस तरीके से इनको याद करनी है चीजें, क्योंकि ये करनी पड़ेंगी, इनऑर्गेनिक है, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूंगी, अगर मान लो आपके पास जो एलिमेंट है ग्रुप 13 के, अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, नाइट्राइड्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? नाइट्राइड्स बना लेते हैं। जैसे मैं अगर एल्यूमिनियम की बात करूं और नाइट्रोजन, आपको पता है नाइट्राइड क्या होता है? N3 नेगेटिव होता है, पता है सबको? यस तो यहाँ मैम। पे 3 का होगा, यस मैम। एल्यूमिनियम पे भी 3 का होगा, तो इनको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? Al3N3, तो ये क्या बन जाएगा? Aln। दिस इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो यहाँ पे क्या लिखी हुई है बात, ध्यान से देखो। अगर हमारे पास एमोर्फस बोरोन या एल्यूमिनियम होगा, तो अगर आप उनको हीट करते हो तो हमें B2O3 और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हो तो ध्यान रखना, हाई टेम्परेचर पे ये क्या बनाते हैं? नाइट्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। हो जाएगा इतना? यस मैम। मैम Yes, हाईलाइट, क्या? हाईलाइट करना है हमें इस लाइन को। यहाँ बिल्कुल करना है इसको। फिर उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, जो ये ऑक्साइड्स होंगे, जो आपके ग्रुप 13 के ऑक्साइड्स है मेरा बेटा, उनका नेचर कैसा है, ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा दिया था जब मैं तुम्हें क्या पढ़ा रही थी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। याद करो, अगर मैं बोरोन की ऑक्साइड की बात करूं B2O3, वो एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, उसके बाद जो एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। याद है, बताया था जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। Yes, ma'am.
तो जो Yes, ma'am. आपके इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड्स होंगे वो कैसे होंगे, बेसिक इन नेचर, यानी कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, बेसिक नेचर, उसका बेसिक करेक्टर जो है उसका बढ़ रहा है। यानी कि बोरोन ट्राइऑक्साइड आपका क्या हो गया, यानी कि P2O3 आपका एसिडिक हो गया, एल्यूमिनियम और गैलियम का ऑक्साइड आपके एम्फोटेरिक हो गए, और इंडियम और थैलियम के क्या हो गए, बेसिक हो गए। ये आपको याद रखना है, नीट में पूछा जा चुका है। हो जाएगा क्या? Yes, ma'am. यस मैम। बहुत बढ़िया। ओके, उसके बाद हमने क्या बोला, अभी मैंने तुम्हें एक लाइन बोली थी कि बोरोन इज अनरिएक्टिव, बोला था Yes, ma'am. यस मैम। इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, ठीक है। और एक और स्पेशलिटी है बोरोन की, जो बोरोन है ना वो एसिड के साथ और एल्कली के साथ रिएक्ट नहीं करता है, नखरे हैं उसके। इवन अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर भी बढ़ा दोगे ना, मॉडरेट टेम्परेचर भी रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो एल्यूमिनियम है वो भाई साहब एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी कर सकता है, और वही इसका नेचर दिखा रहा है। कैसा नेचर? एम्फोटेरिक नेचर। Amphoteric होने का। अब एम्फोटेरिक का मतलब क्या हुआ कि एल्यूमिनियम मैम एसिड के साथ भी कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो मैम ये हमें करना है, यस। जब एल्यूमिनियम एसिड के साथ करेगा तो यहाँ पे H2 गैस लिबरेट होगी, तुमने सुना होगा जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ध्यान रखना, एल्यूमिनियम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 विच इज योर नाइट्रिक एसिड उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बिकॉज अगर वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसके वही चारों तरफ कैसी लेयर बन जाती है, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, फर्दर रिएक्शन वहां पे नहीं हो पाती है। ठीक है। तीसरी चीज, एल्यूमिनियम NaOH के साथ भी रिएक्ट करेगा, तो आपको यहाँ पे देखो क्या मिलता है, NaAlH4 ये मिलता है, Na प्लस AlOH4 नेगेटिव, और इसका नाम क्या होता है, टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। ये हम कहाँ पढ़ते हैं, ये हम 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आयुपेक नेमिंग करते हैं ना, वहां पे ये नाम लिखाना मैं सिखाऊंगी तुम्हें कि इसका नाम ये कैसे आया। ठीक है। बट क्या तुम एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकाल सकते हो? हाँ मैम बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो X OH पे कितने का चार्ज होता है, -1 का, तो -4 इज इक्वल टू -1, तो एल्यूमिनियम +3 में होगा। ठीक है। ध्यान रखना ये अलग है और ये अलग थी, कहाँ गई ये वाली, गेटिंग माई पॉइंट, कंफ्यूज मत होना। ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया था, एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन में ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, एल्यूमिनियम आपका NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट बना रहा है और H2 गैस रिलीज कर रहा है। और जब वो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एल्यूमिनियम +3 में बन जा रहा है और H2 गैस लिबरेट कर रहा है। इससे यहाँ पे हमें कैसा नेचर पता चल रहा है एल्यूमिनियम का, एम्फोटेरिक नेचर। Amphoteric nature. तो ये आपको करना है। तो यहाँ पे मैंने 4 चीजें बता दी। पहली, बोरोन रिएक्ट नहीं करेगा एसिड और एल्कली के साथ, आ रही हूं मैं, दोनों के डाउट ले रही हूँ। दूसरा, एल्यूमिनियम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ नहीं करेगा। तीसरा, एल्यूमिनियम HCl और NaOH के साथ करेगा। हाँ जी, लव आप बताओ। लव आपका हैंड रेज है ना? नो मैम, वो ऐसे ही हो गया था। हाँ ऐसे। अच्छा, आफ्ताब तुम बोलो। मैम मुझे ये पूछना था, जो एल्यूमिनियम है वो कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करके H2 रिलीज कर सकता है? डाइल्यूट HCl के साथ करेगा, कंसंट्रेटेड के साथ नहीं करेगा मैम? कंसंट्रेटेड के साथ कर भी सकता है, देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे NCERT में डाइल्यूट HCl लिखा हुआ, तो आपको डाइल्यूट HCl ही याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें हाईलाइट करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से उठा उठा के पूछेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप डाइल्यूट HCl लिखेंगे, कंसंट्रेटेड HCl के साथ भी कर ही जाएगा, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ नहीं करेगा। ठीक है। यस चलो
ये वाला क्वेश्चन करो, ये नीट 2022 में आया था, इसको करो और हैंड रेस करो। क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत रिएक्टिव है ना, तो अगर तुम डाइल्यूट HCl भी लोगे तो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है वो, तभी वहां पे डाइल्यूट HCl लिखा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ नहीं करेगा। करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? आलिया आप बताओ। मैम ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, यस। आपसे पूछा क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना। ऑप्शन 2 कैसे आएगा? ऑप्शन 2 कैसे आएगा? डाउन द ग्रुप बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, डाउन द ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है ना, तो एल्यूमिनियम +1 कैसे ज्यादा स्टेबल होगा आलिया? आफ्ताब? मैम ऑप्शन डी। अरे वही तो बोल रही हूँ, तुम फिर वही बोल रहे हो। अरे मैम हाँ मैम डी बोल रहा हूँ, 4th। हाँ, तो मैं भी डी ही बोल रही हूँ, 4th इज रॉन्ग। क्या होगा बताओ श्रीपर्णा? मैम ऑप्शन 3। 3 होगा, देखो ना, यस मैम। जाते वक्त +1 यस मैम, ऑप्शन 3 है। तो गैलियम +1 ज्यादा स्टेबल होगा एल्यूमिनियम +1 से। ठीक है, और अगर मैं गैलियम और इंडियम की बात करूं तो इंडियम +1 इज मोर स्टेबल, एल्यूमिनियम इंडियम में इंडियम +1 इज मोर स्टेबल। ठीक है, और एल्यूमिनियम और गैलियम में गैलियम इज, यही तो बोल रही हूँ कल से, आज भी बताया मैं, ध्यान रखना। आलिया ठीक है क्या? यस मैम। ठीक है, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एल्यूमिनियम की आप रिएक्शन करा रहे हो डाइल्यूट HCl के साथ, दे रखा है NCERT वालों ने। कंसंट्रेटेड HCl के साथ भी वो दे देगा H2 गैस, लेकिन कंसंट्रेटेड HNO3 ध्यान रखना वो नहीं देगा। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, वो पैसिव क्या बना लेगा, एक लेयर बना लेगा जो कि प्रोटेक्ट करेगा फर्दर अटैक से। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, एनोमलस बिहेवियर। एनोमलस बिहेवियर मतलब होता है पहले एलिमेंट के नखरे। तो इसका नखरे तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, पहली बात तो ये हाइड्रोलिसिस अगर करेगा, या ये देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ये देखो कहाँ गया, सर्टेन इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन द केमिकल बिहेवियर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। जो ट्राइक्लोराइड्स होते हैं, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स होते हैं, जैसे AlCl3 हो गया, BCl3 हो गया, कोवलेंट होते हैं नेचर में और हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वाटर में। ठीक है, आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी देंगे, लेकिन ऑक्टाहेड्रल सब में देंगे एक्सेप्ट बोरोन। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि तुम्हें मालूम पड़ गया कि उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगर मान लो मेरे पास BF3 है, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो अमोनिया जी आएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन के लोन पेयर देंगे, तो यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास, बोलो? एडेक्ट बनता है, इसको हम बोलते हैं एडेक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरीके से एडक्ट की फॉर्मेशन होती है, और दिस इज योर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, पहले BF3sp2 था, बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट sp3 हो गया। ये भी मैंने बता दिया था, देखो। It is due to the absence of d orbital that maximum covalency of boron is 4. Since the d orbital are available with aluminium and other elements, the maximum covalency can be expected beyond 4. Most of other metal halides AlCl3 are dimerized through halogen bridging, already discussed. The metal species complete its octet by accepting electron from halogen in these halogen bridging molecules. कहां से एक्सेप्ट कर रहा था इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन दे रहा था ना एल्यूमिनियम को। यस मैम। तो बस यही लिखा हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।
इजी है अभी तक? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इजी है तो एक क्वेश्चन करो, 1 2 3 3 क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद बोरोन के कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे। एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर बताना, ये नीट 2018 में आया था क्वेश्चन। बेटा यहाँ पे कुछ बच्चों के आई गेस फर्स्ट क्लास भी है, कीर्ति, परमवीर, कोमल, राइट क्या? Yes, ma'am. यस अच्छा ठीक है। तो बेटा यहाँ पे पी ब्लॉक चल रहा है, वैसे पी ब्लॉक आपके स्कूल में नहीं है बट नीट में है, तो इसलिए मैं उसको करा रही हूँ। बट कल ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर मंडे से हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिए जिसका भी होना। अलीशा आप बताओ। Option 4. ऑप्शन 4 यस, ठीक है। गैलियम और एल्यूमिनियम में एक्सेप्शन था। ये वाला बताओ, नीट 2015 में आया था। जानवी आप बताइए बेटा। मैम ऑप्शन बी। यस, ठीक है। डाउन द ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होते ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो थैलियम की +1 ज्यादा स्टेबल, फॉलोड बाय आपका गैलियम, इंडियम में उससे कम, गैलियम में उससे कम, एंड एल्यूमिनियम में उससे कम। ये बताइए, AIPMT 2011 में आया था, एक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग दैट इज लीस्ट लाइकली टू बिहेव एज लुईस बेस। दक्ष एक्टिव रहो बेटा। यस मैम। हाँ, क्या होगा इसका आंसर? मैम अभी कर रहा हूँ मैं। नहीं, अभी करो मेरे सामने। ए कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग दैट इज लीस्ट लाइकली टू लुईस बेस। अरे आपको ये बता रहा है इनमें से कौन सा लुईस बेस की तरह बिहेव नहीं करने वाला। मैम ऑप्शन 4। वोटर लुईस बेस नहीं है क्या? लुईस बेस का मतलब पता है ना तुम लोगों को क्या होता है? Yes, उसके ma'am. पास देने के लिए यस मैम। इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इसके पास तो है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। OH नेगेटिव के पास भी है, NH3 के पास NH3 के भी है, पास भी है। इसके पास मैम नहीं। BF3 मैम है। ऑप्शन बी होगा। BF3 के पास नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आ जाओ, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोरोन की। ये हालांकि नीट NTA ने हटा दिए तुम्हारे सिलेबस से, लेकिन 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 थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें अपन को देखनी पड़ेगी बेटा, रिस्क नहीं ले सकते अगर आ गया तो, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरोन का, वो है बोरेक्स। बोरेक्स व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2B4O7.10H2। आपका अगर मान लो एग्जामिनर का मन करे कि मैं तो बड़ा आसान क्वेश्चन बनाऊंगा, अगर इसमें से उसने बनाना हुआ तो डायरेक्ट वो ये भी पूछ सकता है, बताओ भाई इनमें से बोरेक्स का फॉर्मूला कौन सा है। ठीक है, लेकिन अगर इसने स्ट्रक्चर रिलेटेड सवाल पूछ लिया तो वहां पे आप फंसोगे फिर। तो स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा मैं बता देती हूँ। अगर आपको बेटा इसका स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो आप इसको ऐसे ना याद करके ऐसे याद रखोगे, B4O5OH4। ठीक है मेरा बेटा, और यहाँ पे मैंने सोडियम 2 हटा दिया और 2 नेगेटिव लगा दिया। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, Yes, ma'am. इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। देखो सारे बच्चे, हो गया? Yes, ma'am. चलिए, ओके। उसके बाद क्या होगा, आइए यहाँ पे देखो। ओके, और वो बोल रहे हैं एंड करेक्ट फॉर्मूला देयरफॉर इज Na2B4O5OH4.AH2 अगर तुम्हें वाटर भी लगाना है। लेकिन जब हमें स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर मेरा बेटा? आइए, आपके पास कितने बोरोन है? 4 है ना, इसको इस तरीके से लगा दो, 1 2
3 4। ठीक है, समझ Yes. रहे ना? मैं फिर से बोलूँ, ये आपका बोरेक्स का फॉर्मूला है, ये तो ध्यान रखना ही रखना है। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है उसको आप इस तरीके से याद रखो। ये देखो क्या लिखा हुआ है, इनफैक्ट इट कंटेन्स द टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स। 4 यूनिट्स है बोरोन की, देखो इस तरीके से 4 बोरोन को मैंने लगा रखा है। और जो करेक्ट फॉर्मूला बनेगा फिर Na2BO4O5OH4.8H2O। तो ये और ये सेम ही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 बोरोन के बीच में ऑक्सीजन डाल दो। डाल दिया, देखो ये लिख लो, एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, और हर बोरोन को क्या दे दो, एक OH दे दो। दे दिया, और यहां पे भी BO बना। दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट। देखो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, बोरेक्स का। देखो अगर आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटा देते हो तो। ठीक है जी, आइए अब यहाँ पे आपसे वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ भाई, जो आपके पास बोरेक्स है इसमें 2 तरह के बोरोन है। देखो एक तो ये है, अगर तुम ध्यान से नोटिस कर पा रहे हो तो 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे sp3 है, यहाँ पे भी बोरोन 4 बॉन्ड बना रहा है, ये sp3 है। यहाँ पे बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है, दिस इज sp2 और दिस इज ऑल्सो sp2। तो आप बोलोगे मैम 2 टाइप के बोरोन है, 2 की हाइब्रिडाइजेशन है आपके sp2 और 2 की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। क्लियर है? ये आपको Yes, ध्यान ma'am. पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि इसमें बोरेक्स में BOB यूनिट कितनी होंगी। BOB 1, देख रहे हो, 2 3 4 5। BOB बॉन्ड कितने होंगे, 5। अगर वो आपसे पूछता है BOH बॉन्ड कितने होंगे तो बताओ कितने होंगे, 1 2 3 4। 4। अगर वो आपसे पूछेगा बेटा BB बॉन्ड बता दो तो BB बॉन्ड कोई नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से बोरेक्स के स्ट्रक्चर से पूछे जा सकते हैं। बन गया, हुआ क्लियर? ये आपको बना लेना है अपने नोटबुक में, जल्दी बनाओ। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, क्या बोलता है कि जो आपके पास बोरेक्स है ना Na2B4, यहाँ पे देखो जो आपके पास बोरेक्स है, अगर आप उसको पानी में डिसॉल्व कर रहे हो तो वो आपको एल्कलाइन सॉल्यूशन देता है। मतलब जो सॉल्यूशन का नेचर होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा। तो Na2BO4B4O7 अगर मैं बेटा यहाँ से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटा दूं, ठीक है, यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसने नहीं लिया है और वो बोल रहा है कि पानी में अगर मैं डिसॉल्व कर दे रहा हूं तो मुझे NaOH मिल रहा है और H3BO3 मिल रहा है। क्या समझे तुम? इधर आओ, स्ट्रॉन्ग बेस है ये, और ये क्या है मेरा बेटा, वीक एसिड है। तो H3BO3 क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, बोरिक एसिड होता है, विच इज योर वीक एसिड। यहाँ पे एसिड कर लो। अब क्योंकि सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसीलिए जो सॉल्यूशन का नेचर होगा वो कैसा होगा, एल्कलाइन होगा, बेसिक नेचर होगा। तो मैं बोल सकती हूँ क्या, जो आपका बोरेक्स है वो एक बफर की तरह बिहेव कर रहा है। ये बफर है, किसका बफर है ये, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। तुमने अगर आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो, क्योंकि Na2O7 किससे मिलके बना है बताओ ना, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो ये बफर है। तो जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे आपको स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलेगा। हो गया इतना क्लियर? बोलो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. याद तो करना पड़ेगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट, और ऐसे ऐसे इसको याद करना रहेगा। फिर वो बोलता है, इतना हो गया, बस ही खत्म। फिर वो बोलता है अगर तुम मान लो बोरेक्स को हीट कर दोगे, तो तुम्हें पता है अगर तुम हीट करोगे जिसमें पानी है, ठीक है, अगर तुम यहाँ पे बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7 10H2 ले रहे हो तो हीट करने में पानी उड़ जाएगा। ठीक है, तो जब तुमने हीट किया तो सबसे पहले इसने क्या किया, वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या किया, लूज कर दिया, वाटर निकल गया। फिर तुम अगर फर्दर उसको हीट करोगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, विच सॉलिडिफाई, बाद में वो सॉलिडिफाई होके ग्लास लाइक मटेरियल में चेंज हो जाएगा,
जिसको हम क्या बोलेंगे, बोरैक्स बीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोरैक्स बीड। तो यहाँ पे देखो आपको 2 मिल रहे हैं हीट करने पर, NaBO2 विच इज योर सोडियम, इसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम मेटाबोरेट बोलते हैं, याद करो यहीं पे। NaBO2 क्या है, सोडियम मेटाबोरेट है। B2O3 क्या है, बोरिक एनहाइड्राइड है। क्या है, बोरिक ऑक्साइड बोल दो, नहीं तो आप बोरिक एनहाइड्राइड भी इसको यहाँ पे लिख सकते हो। इन दोनों के मिक्सचर को ही मैं क्या बोल रही हूँ, बोरेक्स बीड बोल रही हूँ। बीड मतलब समझते हो, मोती, वो आते नहीं है, मोती वाले ब्रेसलेट आते हैं ना, बीड मोती होते हैं। यस मैम। अभी मैं आगे तुम्हें सिखाऊंगी बोरैक्स बीड टेस्ट, जो कि लैब में भी परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इस स्लाइड पे तुम्हें क्या क्या याद रखना है, बोरैक्स का फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, BOB बॉन्ड, BOH बॉन्ड, BB बॉन्ड, क्लियर है। और जब बोरैक्स को गर्म करोगे क्या होगा, फर्दर गर्म करोगे तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जाता है, जो बोरेट्स इधर देखो, जो ये मेटाबोरेट बना है ना मेरा बेटा, ये जो मेटाबोरेट बना है, तो वो कह रहे हैं कि द मेटाबोरेट्स ऑफ मेनी ट्रांजिशन मेटल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर एंड देयरफॉर बोरेक्स बीड टेस्ट। एक अपना ना बेटा बोरेक्स बीड टेस्ट होता है, लैब में कईयों को करवाया जाता है, कुछ स्कूल्स में नहीं कराया जाता। जो बोरेक्स बीड टेस्ट होता है वो हम किस लिए करते हैं, यूज टू आइडेंटिफाई ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, जैसे काफी बड़ा होता है, मतलब लाइक काफी कुछ करना पड़ता है इसमें लैब में। इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, व्हेन बोरैक्स इज हीटेड इन अ बंसन बर्नर फ्लेम। अगर तुम जो बोरैक्स है उसको पहले तुम गर्म करो, ठीक है। अगर मान लो जो सैंपल है तुम्हारे पास, लेट से उसमें कोबाल्ट है, ठीक है, मान लो कोबाल्ट का ऑक्साइड है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको किस पे लोगे, प्लेटिनम की वायर पे लोगे, ठीक है, गर्म करोगे, तो वहां पे आपको एक ब्लू कलर्ड का बिट दिखता हुआ दिखाई देगा। तो जो ब्लू कलर होता है वो किसका होता है, कोबाल्ट के बोरेट्स का होता है। किसका होता है, कोबाल्ट के बोरेट्स का होता है। तो इससे हम कंफर्म कर लेते हैं कि ब्लू कलर आया है तो मतलब हमारे पास कौन सा ट्रांजिशन मेटल रहा होगा, बोलो, कोबाल्ट रहा होगा। अगर ग्रीन कलर आ रहा है मान लो, तो वहां पे आपका क्रोमियम रहा होगा, तो वहां पे ये बनता है, क्रोमियम का बोरेट फॉर्म होता है। इससे हमें ये पता चल जाता है क्रोमियम होगा हमारे पास। अगर थोड़ा सा ऐसा बिल्कुल, आपने कॉपर का देखा है ना, कॉपर क्रिस्टल CuSO4 का आपने वो देखा होगा, कलर देखा होगा, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, यस मैम। तो वहां पे उसका भी कलर क्या होता है, कॉपर बोरेट का कलर भी क्या होता है, ब्लू ही होता है। तो इस तरीके से कलर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब क्या हो गए, मेटल बोरेट्स, और मेटल बोरेट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कलर होते हैं, बोल रहे हैं ना ये, तो कलर के बेसिस पे हम ये पहचान सकते हैं कि हमारा ट्रांजिशन मेटल कौन सा है। वैसे तो और भी है, आयरन का भी मिलता है, मैग्नीज का भी मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम बोलोगे मैम अगर ब्लू ब्लू आ गया तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, टेंशन ना लो, अगर पेपर में आएगा, अगर उसने बोला होगा कि ब्लू कलर होगा, या तो फिर वो कोबाल्ट ऑप्शन में देगा या कॉपर देगा, टेंशन लेने की उसकी बात है नहीं। बाकी ये सब आप अपने जब 12th में जाओगे वहां पे आप प्रैक्टिकल में करोगे, ये वहां पे बताया जाएगा आप लोगों को, अगर आपके स्कूल में करवाते हैं तो, ठीक है। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो सिर्फ इसमें तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है कि बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होता है, किसके लिए यूज होता है, और ये 3 कलर मैंने आप लोगों को बता दिए, कोबाल्ट बोरेट का, क्रोमियम बोरेट का, कॉपर बोरेट का, बस इतना तुम्हें ध्यान रखना है। बोलो आफ्ताब। मैम चाहे हम कोई सा भी वो ट्रांजिशन मेटल को आइडेंटिफाई करें, लेकिन इसमें एक चीज कॉमन रहेगी कि जैसे लूप ऑफ प्लैटिनम वायर ही लेंगे हम सिर्फ। यस, जो आपका एक्सपेरिमेंट आप करते हो उसमें आप प्लेटिनम वायर का यूज करते हो, और जो आपके पास पाउडर्ड होगा वो किसी भी ऑक्साइड का हो सकता है। अगर मान लो क्रोमियम है तो क्रोमियम का ऑक्साइड होगा, कोबाल्ट होगा तो कोबाल्ट का ऑक्साइड होगा। तो कलर के बेसिस पे आप पहचानोगे, तरीका एक्सपेरिमेंट करने का तो वही होगा कि प्लेटिनम वायर लिया, बोरेक्स लिया, गर्म किया, फिर आप कलर पहचानोगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा H3BO3 के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। तो B ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, देखो क्या नाम होता है इसका, ऑर्थो बोरिक एसिड, ठीक है, सोपी सा होता है ऐसा टच करने पे।
पानी में ज्यादा सोल्यूबल नहीं होता, लेकिन गर्म पानी में अच्छा खासा सोल्यूबल होता है। ठीक है, तो जब तुम क्या करोगे, इसमें क्या बोला है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। तो अगर तुम बोरोन, ध्यान से सुन लो, बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हो, ठीक है, एसिडिक मीडियम ले लेते हो, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हो एसिड का, तो वहां पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, ऑर्थोबोरिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है जी, कैसे प्रिपेयर किया तुमने, अगर तुमने बोरेक्स का एसिडिक सॉल्यूशन के साथ करा दिया ट्रीटमेंट, बैलेंसिंग आपको नहीं करनी है, तो यहाँ पे आपको NaCl मिल जाएगा, NaCl के साथ बॉन्ड बना लेगा, प्लस आपको ये मिल जाएगा, दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, बस इतना यहाँ पे ध्यान रखना और कुछ ध्यान नहीं रखना। चलूं आगे। यस मैम। ओके, जो आपका ये बोरिक एसिड है, ये सारे बच्चे स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे, ये मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें याद हो तो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने एग्जांपल लिया था। तो आप देख रहे हो, आपका ये H3BO3 है, ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा है ना। तो यहाँ पे देखो जो यूनिट्स हैं, ये आगे क्या करेंगे, फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ, देखो इस तरीके से। तो इस तरीके से लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। और ये किसका एग्जाम्पल है, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है मेरा बेटा, दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ बोरिक एसिड आपस में कंबाइन हो रहे हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर मान लो तुमसे कोई पूछ ले कि भाई साहब इसमें बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो तुम बता सकते हो कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, तो sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट बात बोलता है कि भाई साहब जो ये बोरिक एसिड है ना, कौन सा, ये वीक मोनोबेसिक एसिड है। वीक मोनोबेसिक एसिड तुमने सुना होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में। मोनोबेसिक एसिड का मतलब जो एक H+ दे देगा, यानी कि वीक का मतलब क्या हुआ, ये तो ना दे पाएगा, फिर नहीं दे पाएगा, यही मतलब हुआ इसका। बोलो हाँ के ना। अरे भाई, मोनोबेसिक का मतलब नहीं पढ़ा क्या तुम लोगों ने, तुम लोग ऐसा बैठ जाते हो ना बुत बन के, मेरे को समझ नहीं आता पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। मोनोबेसिक अगर नहीं पढ़ा है तो मोनोबेसिक एसिड मतलब होता है जो एक H+ रिलीज करता है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो मैम ये वीक मोनोबेसिक एसिड क्यों है, फिर यहाँ बताती हूँ अभी क्यों है। यहाँ पे एक और लाइन लिखा हुआ है, इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड। ये प्रोटोनिक एसिड भी नहीं है। ये क्या मतलब है प्रोटोनिक एसिड, देखो होता क्या है, यहाँ पे है क्या जगह, यहाँ पे समझाती हूँ, आ जाओ। देखो मेरा बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बोरोन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये वोटर के साथ रिएक्ट करता है तो वोटर क्या करेगा, अपने लोन पेयर देगा, तो इस तरीके से बन जाएगा। देखो इधर दिख रहा है। अब वोटर ने, क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देख रहे हो। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन पे क्योंकि चार्ज आ गया, अब यहाँ से क्या होगा, H+ बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा। तो एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि बोरिक एसिड इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड मतलब क्या होगा, जो प्रोटोन देगा, यही मतलब हुआ। बट ये तो प्रोटोन दे ही नहीं रहा ना, ये तो दे ही नहीं रहा, यहां से निकल रहा है प्रोटोन, तो हाँ या ना। यस मैम। फिर से Yes, सुनो, ma'am. फिर से आओ। मैंने बोला कि जो आपका बोरिक एसिड है वीक मोनोबेसिक है, दो बातें बोली मैंने, वीक मोनोबेसिक प्लस ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है। वीक मोनोबेसिक का मतलब क्या है कि ये अपने आप क्या करने वाला है, यहाँ पे H+ रिलीज नहीं कर रहा। तो कर भी तो कहाँ रहा है, कहाँ कर रहा है अपने आप, कहाँ कर रहा है, पहले वोटर भैया जी आएंगे, अटैक करेंगे, फिर यहां से H+ यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला मैंने, बोरिक एसिड प्रोटोनिक एसिड नहीं है, जबकि ये क्या है, लुईस एसिड है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहता है। ये आपका नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये H+ बताओ, बोल सकती हूँ मैं बोरिक एसिड वीक मोनोबेसिक क्यों है,
और प्रोटोनिक एसिड ये क्यों नहीं है? क्योंकि H+ कब निकला है मेरा बेटा? एसिड नहीं निकला। पहले वोटर आया, ध्यान से देखो, वोटर आया, वहां से H+ निकला, इसने थोड़ी ना दिया है, बोलो। Yes, ma'am. इसने थोड़ी ना दिया। दैट इज वाई बोरिक एसिड इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड बट एक्ट एज लुईस एसिड, ये बोल रहा है यहाँ पे, देखो। Boric acid is a weak monobasic acid. It is not a protonic acid, but act as a Lewis acid by accepting electron from hydroxyl ion. ठीक है जी, तो ये बन जाएगा आपका। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं अगर ऑर्थोबोरिक एसिड को आप गर्म करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मेटाबोरिक एसिड मिल जाएगा। फिर और गर्म करोगे तो यहाँ पे आपको बोरिक ऑक्साइड मिल जाएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। मैं लिख देती हूँ, नो नीड टू रिमेम्बर या नो नीड टू लर्न, बस ये याद रखना है। तो ये लाइन जो मैंने बता दी ना, बड़ी काम की है, बड़ी ही काम की है। हो जाएगा क्या, बोलो? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो यहाँ पे आपको कुछ 4 वो दिए हुए हैं मेरा बेटा, कंपाउंड्स, आपको उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। तो ए का बताओ, इनमें से कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बताओ। सारे बच्चे बता सकते हो ए का क्या होगा? Ma'am, fourth. Ma'am, fourth option. और होगा कर्नाइट का? मैम सेकंड। Ma'am, Second. second. सी का? थर्ड मैम। Third. Third. थर्ड। और डी फोर्थ का का? फर्स्ट। First. फर्स्ट मैम। अब तुम बताओ, Ma'am, नहीं कर option सकते थे first. क्या? बस पंगा क्या है, जिसने पढ़ रखा है वही करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास, एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और हम डाइब्रोइन का स्ट्रक्चर, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी अगर मैं समझाऊंगी तो वो 5-1 मिनट ले जाएगा, क्योंकि तुम भी, मेरे को पता है, 2-3 बार तो पूछोगे कि मैम ये कैसे किया। तो इसको बस इसका रह गया, 2-3 स्लाइड का रह गया, वो हम कल कर लेंगे। अपन कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन ये करो, द टेंडेंसी ऑफ BF3, BCl3 एंड BBr3 टू बिहेव एज अ लुईस एसिड। ये मैंने तुम्हें वहां करवाया था केमिकल बॉन्डिंग में, अगर याद हो तो। किसका लुईस एसिड करेक्टर ज्यादा होगा, आपको ये बताना है। चलो जी, चलो बताओ। हाँ लव, आप बताओ। मैम ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड बोल रहे थे ना। BBr3 का लुईस एसिड ज्यादा करेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि आप लोगों को अगर याद हो तो BF3 में क्या हुआ करता था? फ्लोरीन के पास 2p में इलेक्ट्रॉन है, बोरोन के पास भी 2p है, तो 2p ओवरलैपिंग अच्छी होती थी, तो ये इसकी कमी को पूरा कर देता था फ्लोरीन। लेकिन BBr3 में क्या था? बोरोन के पास क्या है? 4p है, सॉरी, ब्रोमीन के पास, और बोरोन के पास 2p है, तो 2p 4p ओवरलैपिंग अच्छी नहीं है। नहीं होती, सेम तो नहीं ये है। इसके लुईस एसिड करेक्टर को कम नहीं कर पाएगा, तो यानी कि सबसे ज्यादा लुईस एसिड होगा BBr3, उससे कम BCl3 और उससे कम BF3। अगर Bi3 होता तो वो उसका सबसे ज्यादा होता, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सेकंड आ जाएगा। ये मैंने कहाँ पढ़ाया था तुम्हें? बैक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट में बताया था, और सेम कॉन्सेप्ट ये P ब्लॉक में भी आता है। क्वेश्चन नंबर ये वाला करो, बोरिक एसिड एसिड है बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल, बताओ भाई। बोरिक एसिड वो कह रहे हैं एसिड है बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, 2016 में आया था। लवकुश, क्या होगा? दक्ष बेटा, कुछ और पढ़ते रहते हो तुम क्लास में। हाँ बताओ जी, कौन बताने वाला है यहाँ पे? रवीना आप बताओ, आलिया, रिया। मैम ऑप्शन सी होगा इसका। यस, पहले वो OH नेगेटिव, पहले वो क्या करेगा? वोटर से क्या करेगा? OH नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा, ये है ना वो? Yes, ma'am. प्रोटॉन ठीक है, रिलीज करेगा। और फिर वहां से फिर रिलीज करेगा। प्रोटॉन रिलीज करेगा। ये करो। अच्छा, डाइबोरेन तो अभी मैंने कराया नहीं है, ये भी नहीं कराया, ये वाला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्थोबोरिक एसिड इज नॉट करेक्ट? आपसे पूछा, नॉट करेक्ट। शाबाश।
वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें तो सबका हैंड रेज होना चाहिए। वेरी गुड। आफ्ताब, श्रीपर्णा, पूर्वा, आलिया, रिया, रवीना, हर्षित, कीर्ति, हरजिंदर, दक्ष, अलीशा, आलिया। ओके आलिया, आप बताओ। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ट्राई बेसिक कहाँ होता है? वो तो मोनो बेसिक होता है, वो भी बेचारा वीक है। वो भी वीक है। यस मैम। चलो, बाकी सारे ठीक थे, बस खत्म। क्वेश्चन कम इसके इसलिए हैं क्योंकि चैप्टर ही बहुत रिड्यूस कर दिया। तो आज आप क्या क्या करने वाले हैं बेटा? आज आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा दी मैंने, देखा जाए तो। एक सिर्फ डाइबोरेन का स्ट्रक्चर रह गया, वो कल करवाऊंगी, प्लस ग्रुप 14 भी कल ही खत्म करा दूंगी, क्योंकि शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा। ठीक है। और मंडे से वी विल स्टार्ट जीओसी। तो आज तुम्हें बोरेक्स का स्ट्रक्चर करना है, ठीक है, अच्छे से करना है। उसके अलावा तुम्हें Al2Cl6 में देखना है, दोबारा से बना के दिखाओगे कैसे मैम ने बताया था, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, ब्रिजिंग बॉन्ड बड़े होते हैं, कोवलेंसी, सारा तुम्हें रीड करना है। और क्या करना है, मैं भूल गई, जल्दी बताओ। और क्या करना है, जल्दी बताओ। मैम प्रिपरेशन देखनी है, प्रोसेस देखने हैं, और किसका प्रोसेस, काहे का, कौन सा प्रोसेस, ये तो बताओ। नहीं मैम, जो बेंसर बर्नर, ये कलर। अच्छा, बोरेक्स बीट टेस्ट देखना है। इनॉट पेयर इफेक्ट तो पढ़ना ही है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है। एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, फोर्स्ड आयनाइजेशन एनर्जी का, मेल्टिंग पॉइंट बोरोन का ज्यादा होता है, गैलियम का कम होता है, ये याद रखना है। ठीक है। और क्या ध्यान रखना है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में बोरोन और एल्यूमिनियम अनरिएक्टिव होते हैं, बट एमोर्फस फॉर्म में ये रिएक्ट कर जाते हैं। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये नाइट्राइट बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है, कौन सा एम्फोटेरिक है, कौन सा बेसिक है, ये सब एवरीथिंग यू शुड नो, जितना मैंने पढ़ाया है। ठीक है। कल मैं B2H6 का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी और ग्रुप 14 कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, ताकि मंडे से हम एक फ्रेश स्टार्ट करें विद जीओसी, और आप अपना कंटिन्यू करो केमिकल बॉन्डिंग से। ठीक है, जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो, क्योंकि आप लोगों को टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है जी। और ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो। अब लास्ट टाइम तो मैंने क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ा पाई थी, अब तुम कर सकते हो ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो, चलिए।